शशि थरूर का फोन आता है और वो ललित मोदी को बोलते हैं, हाउ डेयर यू आस्क अबाउट सुनंदा पुष्कर। तभी स्पीच देने से जस्ट पहले उनको बताया जाता है कि आपको बीसीसीआई, आईपीएल और सभी क्रिकेट एसोसिएशन से सस्पेंड किया जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ऐसे कोई नल्ला नहीं पड़ा था कि ललित मोदी की मर्जी पड़ी, उन्होंने सीएम वसुंधरा राजे के साथ मिलके पूरे आरसीए पे कब्जा कर लिया। ऐसे नहीं, कॉल पे धमकी वगैरह दी गई और बाद में जब और इन्वेस्टिगेशन हुआ तब पता चला कि सुनंदा पुष्कर के पास कोची टस्कर्स केरला की 25% ओनरशिप थी, बिना एक भी रुपया लगाए। बैटिंग वगैरह ना होने देने की वजह से दाऊद इब्राहिम की धमकियां ललित मोदी को मिली हुई थी। ऊपर से आईपीएल और बीसीसीआई से सस्पेंड किए जाने की वजह से ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि आईपीएल आज इतना बड़ा हो चुका है कि स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू, मीडिया राइट्स, टिकट सेल्स, डिजिटल स्ट्रीमिंग की व्यूअरशिप वगैरह सब मिला जुला के हजारों करोड़ रुपए इसमें इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 12 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से 31 साल पहले जब ललित मोदी आईपीएल का आइडिया बीसीसीआई के पास लेकर गए थे, तब बीसीसीआई ने उनका ये आइडिया ही रिजेक्ट कर दिया था। ये ललित मोदी वही इंसान है जिसे आज 2025 में भी इंडियन गवर्नमेंट एक भगोड़ा मानती है। ये वही इंसान है जिन्होंने अपने देश में आईपीएल जैसी धूम मचाने वाली स्पोर्ट्स लीग को जन्म दिया। ये वही इंसान है जिनको दाऊद इब्राहिम ने जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए ये देश छोड़ के भाग गए और आज भी लंदन में ही रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आईपीएल की डिस्टर्बिंग हिस्ट्री की बात करेंगे, साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आईपीएल से रिलेटेड है, यानी कि अल्ट्रा रिच बिजनेसमैन के बेटे ललित मोदी की एक नॉर्मल बिजनेसमैन से बीसीसीआई में घुस के आईपीएल लॉन्च करने तक की कहानी, उसको अच्छे से समझेंगे। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। बात साल 1963 की है। लगभग 62 साल पहले एक मारवाड़ी बनिया बिजनेस फैमिली में जन्म हुआ ललित मोदी का। ललित मोदी का परिवार मोदी एंटरप्राइजेस चलाता था, या आसान भाषा में यूं कह लो कि टोबैको, पान मसाला, एजुकेशन और केमिकल्स जैसी अलग अलग इंडस्ट्रीज में इनका बिजनेस था। ललित मोदी एक काफी अल्ट्रा रिच फैमिली से बिलोंग करता है और इस बात का अंदाजा इस चीज से भी लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में एक शहर मोदी नगर ललित मोदी के दादा ने ही बसाया था। असल में मोदी नगर का नाम पहले बेगमाबाद था, लेकिन 1933 में वहां एक शुगर मिल लगा के मोदी परिवार ने उस पूरे एरिया को डेवलप किया और फिर उसका नाम बदलकर मोदी नगर रखा गया। मानना पड़ेगा कि ललित मोदी का बचपन एकदम अल्ट्रा रिच लाइफस्टाइल में गुजरा था। स्कूल में उनका एटीट्यूड थोड़ा रिबेलियस था, मतलब ज्यादा डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट नहीं थे। इसी वजह से उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहिए। साल 1971 में उन्हें शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में भेज दिया गया। लेकिन क्योंकि मोदी परिवार बहुत अमीर और पावरफुल था, तो उनके फैमिली को ललित मोदी के किडनैपिंग के थ्रेट्स मिलने लगे। इस वजह से उन्हें वहां से हटाकर नैनीताल के सेंट जोसेफ्स कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया। ग्रेजुएशन के लिए ललित मोदी विदेश चले गए। जब वो कॉलेज के सेकंड ईयर में थे तो उन्होंने और उनके 3 दोस्तों ने मिलकर ड्रग्स खरीदने का प्लान बनाया। प्लान सिंपल था, एक मोटेल में जाकर 10,000 रुपए देकर आधा किलो ड्रग्स लेना। लेकिन जिससे डील करने गए थे वो असली ड्रग डीलर था ही नहीं, एक फ्रॉड बंदा निकला। उसने शॉटगन दिखाई, पैसे लूट लिए और भाग गया। फिर ललित मोदी और उनके दोस्तों को लगा किसी स्टूडेंट ने उनके साथ धोखा किया है, तो उन्होंने गुस्से में आकर एक बंदे को धो डाला। इसके बाद 1 मार्च 1985 को ललित मोदी अरेस्ट हो गए। चार्जेस लगे ड्रग्स पोजेशन, किडनैपिंग और असॉल्ट। केस काफी सीरियस था, लेकिन ललित मोदी को जेल नहीं हुई। इस इंसिडेंट के बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें वापस इंडिया बुला लिया और दुखद बात यह थी कि वो अपनी एक भी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाए। तभी से उनकी इमेज एक रिच ब्रैट वाली बन गई, यानी कि अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। इंडिया वापस आकर उन्होंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन तो किया, लेकिन उन्हें ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत ही बोरिंग टाइप लगता था। असल में ललित मोदी का असली पैशन था ग्लैमर, मीडिया, स्पोर्ट्स, बॉलीवुड और पावर कंट्रोल। साल 1993 में ललित मोदी ने अपनी एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था MEN, मतलब मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क। ये कंपनी मेनली टीवी ब्रॉडकास्टिंग का काम करती थी। इस कंपनी का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि MEN ने वॉल्ट डिज्नी के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके थ्रू उन्हें डिज्नी के टीवी शोज इंडिया में दिखाने का राइट मिल गया। इस डील की वजह से ही डिज्नी के शोज पहली बार इंडियन टीवी पर दिखना शुरू हुए थे, या यूं भी कहा जा सकता है कि ललित मोदी ही डिज्नी को इंडिया में लेकर आया था। फिर 1994 में MEN ने ESPN के साथ भी 10 ईयर का एक और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसका वैल्यूएशन था $975 मिलियन का। इस डील के अकॉर्डिंग MEN ने ESPN के क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस जैसे पॉपुलर स्पोर्ट्स कंटेंट को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। एक तरह से ललित मोदी ने इंडियन टीवी पे पहली बार डिज्नी कार्टून्स और ESPN स्पोर्ट्स लाकर एंटरटेनमेंट का पूरा लेवल ही ऊपर कर दिया था। साल 1994 में ललित मोदी ने एक ऐसा विजन सोचा जो उस टाइम के क्रिकेट वर्ल्ड के लिए बहुत आगे की सोच थी। उन्होंने देखा कि यूरोप में फुटबॉल लीग्स काफी पॉपुलर हैं, जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग, जहां सिटी बेस्ड टीम्स होती हैं, टॉप इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, मैचेस को टीवी पर लाइव दिखाया जाता है और पैसा लिटरली बरसता है। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर फुटबॉल में इतनी बड़ी लीग हो सकती है तो इंडिया जैसे क्रिकेट प्रेमी देश में क्यों नहीं। इसी थॉट से इंस्पायर होकर उनके दिमाग में IPL का आइडिया आया। उन्होंने सोचा क्यों ना क्रिकेट का एक ऐसा नया फॉर्मेट स्टार्ट किया जाए जिसमें हर टीम किसी सिटी या रीजन को रिप्रेजेंट करेगी। इंडियन और फॉरेन प्लेयर्स एक ही टीम में मिक्स होकर खेला करेंगे और सब कुछ टीवी पे ब्रॉडकास्ट किया जाएगा और हर एक टीम का एक प्राइवेट ओनर होगा जिससे लोग इजीली रिलेट कर पाएंगे, जैसे शाहरुख खान, प्रीति जिंटा एक्सेट्रा। इसी थॉट को मॉडिफाई करके ललित मोदी ने IPL का पूरा ब्लूप्रिंट बनाया और आज से 30 साल पहले यानी 1995 में पहली बार BCCI
के सामने ललित मोदी ने आईपीएल का आइडिया पेश किया। यहाँ से आपको यह समझ आ रहा होगा कि आईपीएल असल में ललित मोदी का ही ब्रेन चाइल्ड। प्रॉब्लम यह हुई कि ललित मोदी ने जो सोचा था उसका जस्ट अपोजिट हो गया। उस समय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे आई.एस. बिंद्रा और सेक्रेटरी थे जगमोहन डालमिया, और बोर्ड के ज्यादातर लोग ट्रेडिशनल क्रिकेट स्ट्रक्चर के सपोर्टर। बीसीसीआई को लगा कि प्राइवेट ओनरशिप से क्रिकेट बहुत कमर्शियलाइज हो जाएगा, प्लेयर्स के बीच लॉयल्टी का इशू होगा और पैसा और कंट्रोल बोर्ड के हाथ से निकल सकता है। इसलिए ललित मोदी का आईपीएल वाला आइडिया बीसीसीआई के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। इस रिजेक्शन से ललित मोदी ने एक बहुत जरूरी बात सीखी कि सिर्फ एक पावरफुल आइडिया होना काफी नहीं होता। जब तक उस आइडिया को सिस्टम में जगह नहीं मिलती वो बस एक कागज का टुकड़ा ही है। और किसी भी सिस्टम में एंट्री लेने के लिए सबसे जरूरी होती है क्रेडिबिलिटी। ये बात सिर्फ क्रिकेट की दुनिया तक सीमित नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ में भी सच है। सोचो कभी आपको अर्जेंटली पैसे की जरूरत पड़ जाए, चाहे पर्सनल नीड के लिए या बिजनेस के लिए, उस वक्त सिर्फ आपके पास आइडिया होना काफी नहीं है। आपको लोन मिलेगा या नहीं ये आपकी क्रेडिबिलिटी यानी क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। अगर कभी आपका स्कोर लो हो तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। पैसा बाजार की क्रेडिट हेल्थ सर्विस से आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो ताकि फ्यूचर में लोन लेना आसान हो जाए। पैसा बाजार एक ऐसा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां से आप 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हो। पैसा बाजार से मिलने वाला लोन आता है 30+ आरबीआई अप्रूव्ड बैंक्स और एनबीएफसी से, मतलब पूरा प्रोसेस एकदम सेफ है। यहाँ लोन मिलता है लो इंटरेस्ट रेट्स पर, वो भी लो ईएमआई ऑप्शंस के साथ। स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट इज 10.5%। डिसबर्सल भी फास्ट है और ज्यादा पेपर वर्क का झंझट भी नहीं है। इसके अलावा पैसा बाजार पे आप अपना क्रेडिट स्कोर बिल्कुल फ्री में चेक कर सकते हो अक्रॉस ऑल मेजर क्रेडिट ब्यूरोज। इनफैक्ट आपको ये रिपोर्ट्स इंग्लिश, हिंदी और 5 रीजनल लैंग्वेजेस में मिलती हैं। साथ ही हर महीने व्हाट्सएप पर अपडेट्स भी मिलते हैं ताकि आप अपने स्कोर पर नजर बनाए रखो। ये सिर्फ क्रेडिट स्कोर और लोन की बात नहीं है, बात आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन की है। मैंने आपकी सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने की तरफ कदम बढ़ाओ। इस रिजेक्शन से ललित मोदी को एक बात तो एकदम साफ समझ आ गई थी कि जब तक वो खुद बीसीसीआई में एंट्री नहीं लेंगे तब तक उनका आईपीएल वाला आइडिया सिर्फ एक ब्लूप्रिंट ही बन के रह जाएगा। अब यहां से ललित मोदी की कहानी एक नया ट्विस्ट लेती है और उनका बीसीसीआई में एंट्री लेने का प्लान कितना इंटरेस्टिंग है ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो इस बात को अच्छे से समझो कि अपने देश में सभी स्टेट्स के अपने अपने क्रिकेट एसोसिएशंस होते हैं और उन एसोसिएशंस का जो हेड होता है वो बीसीसीआई का मेंबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ललित मोदी किसी भी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के हेड बन जाएं तो वो ऑटोमेटिकली ही बीसीसीआई के मेंबर बन जाएंगे। किसी भी स्टेट का क्रिकेट एसोसिएशन उस स्टेट की ऑफिशियल क्रिकेट गवर्निंग बॉडी होती है जो उस स्टेट के अंदर होने वाले क्रिकेट मैचेस, टूर्नामेंट्स और प्लेयर्स को मैनेज करती है। किसी भी स्टेट का क्रिकेट एसोसिएशन उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर क्रिकेट ऑर्गेनाइज करवाता है, मैचेस करवाता है, प्लेयर्स का ध्यान रखता है, कोचिंग और ट्रेनिंग का ध्यान रखता है एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली ग्राउंड्स वगैरह भी मेंटेन करता है। अब ललित मोदी काफी सारे स्टेट्स क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर तो थे लेकिन किसी भी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के हेड नहीं थे। ध्यान दो, बीसीसीआई का मेंबर बनने के लिए किसी भी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का हेड बनना पड़ेगा, सिर्फ मेंबर बनने से काम नहीं चलेगा। अब ललित मोदी के साथ दिक्कत यह थी कि वो गोवा क्रिकेट एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर्स तो थे लेकिन किसी भी एसोसिएशन के हेड नहीं बन पा रहे थे। फिर ललित मोदी ने अपना निशाना बनाया राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को। असल में बात 2003 की है। 1 दिसंबर 2003 को वसुंधरा राजे राजस्थान की चीफ मिनिस्टर बनती हैं। ध्यान दो कि वसुंधरा राजे और ललित मोदी दोनों के पास्ट में काफी अच्छे फैमिली रिलेशंस रहे थे, इसलिए इनके बीच काफी सॉलिड कनेक्शंस थे। 1 दिसंबर 2003 को वसुंधरा राजे सीएम बनी और 3 दिन बाद 4 दिसंबर 2003 को हुई सेलिब्रेशन पार्टी में उन्होंने कई इलीट क्लास लोगों को इन्वाइट किया था जिनमें से एक ललित मोदी भी थे। ये दिसंबर 2003 का ही दिन था जब ललित मोदी ने यह डिसाइड किया कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ही पूरे इंडिया में वो क्रिकेट एसोसिएशन है जिस पे ललित मोदी को कब्जा करना था, क्योंकि जिस स्टेट की चीफ मिनिस्टर के साथ ही आपकी अच्छी दोस्ती हो उस स्टेट के क्रिकेट एसोसिएशन के हेड बनने में 10 गुना ज्यादा आसानी होगी। अब समझने वाली बात यह है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ऐसे कोई नल्ला नहीं पड़ा था कि ललित मोदी की मर्जी पड़ी उन्होंने सीएम वसुंधरा राजे के साथ मिलकर पूरे आरसीए पे कब्जा कर लिया, ऐसे नहीं। असल में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर पहले से ही एक परिवार का कब्जा था, रुंगटा फैमिली। इस एसोसिएशन की शुरुआत 1931 में हुई थी और उस वक्त इसका नाम था राजपूताना क्रिकेट एसोसिएशन। 1956 के बाद जब राजस्थान स्टेट बना तब इसका नाम चेंज करके राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन रखा गया। बाकी सभी स्टेट्स क्रिकेट एसोसिएशंस की तरह ही ये भी बीसीसीआई से एफिलिएटेड है, मतलब बीसीसीआई के रूल्स को फॉलो करता है और बीसीसीआई से ही फंडिंग लेता है। रुंगटा फैमिली की मोनोपोली तोड़ने के लिए वसुंधरा राजे ने साल 2005 में एक नया एक्ट पास करवाया, राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट। इस एक्ट के पास होते ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट सेलेक्ट करने के लिए जो इलेक्शंस होते थे उनमें डेमोक्रेसी आ गई और इससे ललित मोदी को बहुत बड़ा फायदा हुआ। ये एक्ट रुंगटा फैमिली के खिलाफ एक पॉलिटिकल मूव था और उन्होंने इसका सुप्रीम कोर्ट तक विरोध किया था। एक्ट पास होने के बाद इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस में ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के हेड बन गए। और यह बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर कोई भी मेंबर किसी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का हेड बन जाता है तो वो ऑटोमेटिकली बीसीसीआई का मेंबर बन जाएगा। यहां तक आपको एक बात अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि अब तक ललित मोदी स्टेट लेवल क्रिकेट पॉलिटिक्स को अच्छे से मास्टर कर चुके थे और अब उनका अगला टारगेट था नेशनल लेवल क्रिकेट पॉलिटिक्स को मास्टर करना। ललित मोदी अब तक बीसीसीआई के मेंबर तो बन चुके थे लेकिन सिर्फ बीसीसीआई के मेंबर बन जाने से आईपीएल लॉन्च करने की पावर थोड़ी ना मिल जाएगी, इसलिए ललित मोदी को बीसीसीआई के टॉप
टॉप पोजीशन पे जाना था, या फिर टॉप पोजीशन पे नहीं जा सकते तो टॉप पोजीशन पे किसी अपने ही बंदे को रखो। और ललित मोदी ने ये दोनों ही काम किए। ध्यान से समझना कैसे। साल 2005 में बीसीसीआई में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने थे। इस इलेक्शन में शरद पवार ने जगमोहन डालमिया ग्रुप के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। हाँ, वही शरद पवार जो एक सीनियर इंडियन पॉलिटिशियन है, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडर हैं और महाराष्ट्र में नेशनल पॉलिटिक्स में काफी पावरफुल माने जाते हैं। शरद पवार की बाजी इस इलेक्शन में कंपैरेटिवली कमजोर थी और सामने वाली पार्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ऐसे समय पे ललित मोदी ने शरद पवार का साथ दिया। ये कुछ वैसा ही था जैसे अभी रिसेंट यूएस इलेक्शन में इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को खुल के सपोर्ट किया। ऐसे ही ललित मोदी ने भी शरद पवार को ओपनली सपोर्ट किया, पूरी जान लगा दी और कैसे भी करके शरद पवार को 2005 बीसीसीआई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जितवा दिए। अब ललित मोदी के लिए चीजें आसान हो गई थी। शरद पवार 2005 में बीसीसीआई प्रेसिडेंट बन गए तो उन्होंने बदले में ललित मोदी को बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बनवा दिया। ये एक तरह का पॉलिटिकल बार्टर ही था। सौ बात की एक बात यह है कि साल 2005 का बीसीसीआई का इलेक्शन इंडियन क्रिकेट पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बीसीसीआई का प्रेसिडेंट भी ललित मोदी का खास था और ललित मोदी खुद भी बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट बन चुके थे। अब ललित मोदी को आईपीएल लॉन्च करने से कोई नहीं रोक सकता था। देखो, ये भी एक सोचने वाली बात है कि क्रिकेट इंडिया का नेशनल गेम ना होते हुए भी एक रिलीजन की तरह ही फॉलो किया जाता है। देश की प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस के बीच क्रिकेट लोगों के लिए एक रिलीफ, यूनिटी और होप का सोर्स बन चुका है। 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूरे देश में क्रिकेट का क्रेज फैल गया। लोगों ने क्रिकेट को नेशनल प्राइड के रूप में देखना शुरू किया। सचिन तेंदुलकर जैसे आइकन्स ने इस गेम को और पॉपुलर बनाया और टीवी और मीडिया ने इस क्रेज को घर घर तक पहुंचा दिया। ललित मोदी के हिसाब से कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो अभी भी इंडियन क्रिकेट में मिसिंग था। बीइंग अ विजनरी बिजनेसमैन, ललित मोदी को यह चीज साफ साफ दिख रही थी कि क्रिकेट बोर्ड्स अभी भी इंडिया में उतना पैसा नहीं बना पा रहे हैं जितना पैसा वो डिजर्व करते हैं। ऑल इन ऑल इंडियन क्रिकेट को लोग प्यार तो करते थे, लेकिन ललित मोदी को अभी भी इसमें मसाले की कमी दिख रही थी। ललित मोदी कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे सिर्फ पुरुष ही नहीं, औरतें और बच्चे भी क्रिकेट में हद से ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। और आईपीएल का ब्लूप्रिंट असल में इसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर आधारित था। जैसे अपने देश में एक तरफ क्रिकेट का पागलपन बढ़ता जा रहा था, वैसे ही दूसरी तरफ बॉलीवुड का पागलपन भी पीक पे जा रहा था। आईपीएल के थ्रू ललित मोदी क्रिकेट में बॉलीवुड प्लस ग्लैमर प्लस बिजनेस का तड़का लगा के उसको कमर्शियल अपील देके देश में और ज्यादा फैलाना चाहते थे। आईपीएल एक टी20 फॉर्मेट का गेम होने वाला था और टी20 फॉर्मेट में उस समय लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। आईपीएल का टी20 होने का कॉन्सेप्ट आईपीएल के लॉन्च होने में एक बाधा बन रहा था और ललित मोदी की श्योरिटी कम होती जा रही थी कि आईपीएल चलेगा कि नहीं। तभी 19 सितंबर 2007 को युवराज सिंह ने तहलका मचा दिया। स्टुअर्ट बोर्ड के सामने युवराज सिंह ने 2007 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में 6 बॉल पे 6 छक्के जड़ दिए और इंडिया ने 2007 में पहला आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया था। अब इस टी20 वर्ल्ड कप की जीत ने इंडिया में टी20 फॉर्मेट का क्रेज और ज्यादा बढ़ा दिया था। ललित मोदी ने इसी मोमेंटम का फायदा उठाया। उन्होंने सोचा जब पूरे देश पे ही टी20 फॉर्मेट का बुखार चढ़ा हुआ है, उस समय पे ग्लैमरस लीग अनाउंस की जाए तो पब्लिक और स्पॉन्सर्स दोनों ही अट्रैक्ट होंगे। इसलिए इंडिया की जीत के बाद का माहौल देश में एकदम परफेक्ट था और उसी समय का फायदा उठा के ललित मोदी ने आईपीएल का अनाउंसमेंट कर दिया। इस अनाउंसमेंट से लेकर चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में साल 2008 में आईपीएल का पहला मैच होने तक का सफर ललित मोदी के लिए काफी स्ट्रेसफुल रहा। पूरे आईपीएल के स्ट्रक्चर को फाइनल डिजाइन देकर बीसीसीआई से अप्रूव करवाना, सिटी बेस्ड टीम्स, ऑक्शन मॉडल, सैलरी, फॉरेन प्लेयर्स कोटा, ये सब करवाना, क्रिकेट में पहली बार चीयर लीडर्स का आइडिया इंट्रोड्यूस करवाना, क्रिकेट में सबसे पहली बार ऑरेंज कैप्स और पर्पल कैप्स का कॉन्सेप्ट लेकर आना, टीम बिडिंग और फ्रेंचाइजी सेल करवाना, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और विजय माल्या, मुकेश अंबानी एक्सेट्रा को ऑन बोर्ड करके टीम खरीदवाना, प्लेयर्स के ऑक्शंस, स्पॉन्सरशिप्स, ब्रॉडकास्टर्स, एडवर्टाइजर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ था। क्योंकि ललित मोदी ने सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं बनाई, उन्होंने स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और बिजनेस को मिक्स करके एक ब्रांड बनाया आईपीएल। और ये सब विद इन 8 मंथ्स में हुआ फ्रॉम आइडिया टू एग्जीक्यूशन, विच इज नथिंग शॉर्ट ऑफ हिस्टोरिक। हिस्टोरिक तो आईपीएल का सबसे पहला मैच भी रहा। ललित मोदी खुद बोलते हैं कि मैं आईपीएल ब्रेंडन मैकुलम को डेडिकेट करता हूँ। I dedicated the IPL to Brendan McCullum. 18 अप्रैल 2008 आईपीएल का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और ब्रेंडन मैकुलम ने ठोके 158 रन, नॉट आउट 73 बॉल्स पे। 216 के स्ट्राइक रेट के साथ ये इनिंग्स इतनी आइकॉनिक थी कि आईपीएल का पहला मैच ही ब्लॉकबस्टर बन गया। फिर 1 जून 2008 को फाइनल हुआ, राजस्थान रॉयल्स जीती और ओवरऑल आईपीएल का पहला सीजन सुपर हिट हुआ। पूरे देश ने जमकर आईपीएल को प्यार दिखाया। ललित मोदी ने जो सोचा था उससे ज्यादा ही पैसा बना और एक बात क्रिकेट बोर्ड्स को साफ हो गई थी कि अब आईपीएल रुकना नहीं चाहिए। लेकिन बीसीसीआई वालों को कहां पता था कि अगले सीजन में यानी कि साल 2009 में होने वाले आईपीएल सीजन 2 में कांग्रेस की सरकार आईपीएल इंडिया में होने ही नहीं देगी। असल में हुआ ये कि साल 2009 में अपने देश में जनरल इलेक्शंस थे और आईपीएल की डेट और जनरल इलेक्शंस की डेट क्लैश कर रही थी। आईपीएल 19 अप्रैल से 23 मई तक होने थे और जनरल इलेक्शंस की डेट आई थी 16 अप्रैल से 13 मई तक। असल में कांग्रेस सरकार को दिक्कत आईपीएल से नहीं थी, दिक्कत इस बात से थी कि अगर जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं देश में तो आईपीएल और आईपीएल के प्लेयर्स, टीम्स एक्सेट्रा के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने ललित मोदी को बोला कि तुम आईपीएल सीजन को कुछ वीक्स के लिए पोस्टपोन कर दो। अब आईपीएल डिले करना भी ललित मोदी के लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि अप्रैल मई में ही व्यूअरशिप का पीक टाइम होता है। पीक टाइम इसलिए भी क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स वगैरह खत्म होते हैं, गर्मियों की छुट्टियां शुरू होती हैं, इसलिए लोगों के लिए आईपीएल के हिसाब से अपना शेड्यूल सेट करना आसान होता है
does more viewership. Following this, BCCI ने बोला कि हम IPL तो डिले नहीं करेंगे, अगर तुम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करोगे तो हम IPL के सारे मैचेस नॉन कांग्रेस स्टेट्स में करवा देंगे। इसके रिस्पॉन्स में कांग्रेस सरकार ने बोला कि अगर तुम नॉन कांग्रेस स्टेट्स में IPL करवाओगे तो हम तुम्हें BSF सिक्योरिटी नहीं देंगे। इस सब की वजह से IPL का सेकंड सीजन इंडिया में हो ही नहीं पाया और IPL का सेकंड सीजन BCCI को साउथ अफ्रीका में करवाना पड़ा। पॉलिटिक्स भी काफी हो रही थी। इसी पर लेट बीजेपी लीडर अरुण जेटली ने ये टॉन्ट भी मारा कि जब चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे तो देश की इकोनॉमी रिस्क पे थी और अब वो होम मिनिस्टर हैं तो देश का क्रिकेट भी रिस्क पे आ गया है। जैसे तैसे IPL का सीजन 2 भी फिनिश हुआ और भले ही वो अपने देश में ना हुआ हो फिर भी इंडियंस के लिए वो सुपर हिट रहा। IPL के सीजन 3 के लिए यानी कि साल 2010 वाले IPL के लिए 2 नई टीम्स और ऐड होनी थी। एक तो थी पुणे वॉरियर्स इंडिया और दूसरी टीम थी कोची टस्कर्स केरला। अब पुणे वॉरियर्स इंडिया IPL टीम को तो ललित मोदी ने IPL का कमिश्नर होने के नाते वेरिफिकेशन करके क्लियर अप्रूवल दे दिया, लेकिन कोची की टीम में एक छोटा सा डाउट आ रहा था, इसलिए ललित मोदी को उस टीम को साइन करने से पहले या यूं कह लो कि उसको अप्रूव करने से पहले अच्छे से वेरिफिकेशन करना था। अब इस बात को समझो कि ऑलमोस्ट सभी केसेस में ऐसा होता है कि कभी भी एक सिंगल बंदा IPL की टीम को ओन नहीं करता। वो एक बंदा उस टीम का चेहरा जरूर हो सकता है लेकिन ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। फॉर एग्जांपल सबको लगता है कि KKR शाहरुख खान की ही टीम है, लेकिन असलियत यह है कि शाहरुख खान का KKR में सिर्फ 55% स्टेक ही है। रिमेनिंग 45% स्टेक जूही चावला और उनके हस्बैंड जय मेहता का है। सिमिलरली काफी लोगों को लगता है कि सिर्फ प्रीति जिंटा ही किंग्स 11 पंजाब की अकेली ओनर हैं, लेकिन असलियत यह है कि प्रीति जिंटा के पास तो सिर्फ 23% ही ओनरशिप है। किंग्स 11 पंजाब की रिमेनिंग ओनरशिप उनके एक्स बॉयफ्रेंड नेस वाडिया के पास, प्लस डाबर ग्रुप के मोहित बरबान के पास, प्लस अपीजा ग्रुप के करण पॉल के पास भी है। ऐसे ही 2010 में ये जो कोची टस्कर्स नाम की नई IPL टीम ऐड होने वाली थी, इसकी ओनरशिप टोटल 12 लोगों के पास थी। अब कोची टस्कर्स केरला की वेरिफिकेशन में ललित मोदी को डाउट हो रहा था, इसलिए उसने 12 के 12 लोगों की मीटिंग बुलाई। सरप्राइजिंगली 11 लोग तो आए, लेकिन 12th पर्सन जो कि एक सुनंदा पुष्कर नाम की महिला थी, जो उस समय शशि थरूर की गर्लफ्रेंड थी और आगे चल के उनकी वाइफ बनी, वो नहीं आई थी। तो ललित मोदी ने जब इस सब के बारे में पूछा और लास्ट में इस 12वीं एब्सेंट महिला के बारे में पूछा तो 11th पर्सन जो था यानी कि गायकवाड़, वो मन से बात बनाकर बोलता है कि ये जो महिला है वो मेरे फादर के नोन में है। ये महिला जम्मू कश्मीर में रहती है, एक हाउसवाइफ है और उनका हस्बैंड ऑटो इंडस्ट्री में काम करता है। फर्दर वेरिफिकेशन के लिए ललित मोदी को गायकवाड़ के फादर से बात करनी पड़ी। थोड़ी बहुत बात हुई, लेकिन इस 12th महिला के बारे में कोई खास क्लैरिफिकेशन नहीं मिला। शॉकिंगली कुछ देर के बाद ललित मोदी के पास इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स शशि थरूर का फोन आता है और वो ललित मोदी को बोलते हैं, हाउ डेयर यू आस्क अबाउट सुनंदा पुष्कर। कॉल पे धमकी वगैरह दी गई और बाद में जब और इन्वेस्टिगेशन हुआ तब पता चला कि सुनंदा पुष्कर के पास कोची टस्कर्स केरला की 25% ओनरशिप थी, बिना एक भी रुपया लगाए। इसका मतलब कहीं ना कोई धांधली तो कोची टस्कर्स में चल ही रही थी, लेकिन फिर भी ललित मोदी को अंडर प्रेशर कोची टस्कर्स टीम के अप्रूवल का साइन करना पड़ा, क्योंकि BCCI के उस समय के प्रेसिडेंट शशांक मनोहर ने उनके ऊपर दबाव डाला था। खैर, इस पूरे इंसिडेंट की ललित मोदी ने बाद में पोल खोल दी, जिसकी वजह से शशि थरूर पे मीडिया और पॉलिटिकल प्रेशर आने लगा था और 18 अप्रैल 2010 को कोची IPL फ्रेंचाइजी में कंट्रोवर्शियल इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से थरूर ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर दिया। IPL को लेकर क्रिकेट बोर्ड के अंदर और बाहर पॉलिटिक्स तो लगातार चल ही रही थी, लेकिन IPL खुद में ऐसा खतरनाक जबरदस्त आइडिया था कि उसका हर अगला सीजन हिट पे हिट हो रहा था। सिमिलरली साल 2010 वाला IPL सीजन 3 भी सुपर हिट रहा और फाइनल्स के बाद ललित मोदी जब अपनी स्पीच देने जा रहे थे, तभी स्पीच देने से जस्ट पहले उनको बताया जाता है कि आपको BCCI, IPL और सभी क्रिकेट एसोसिएशन से सस्पेंड किया जाता है। इसके बाद ललित मोदी ने अपनी स्पीच पूरी की और जिस IPL को अपने हाथों से पाल पोसकर बड़ा किया था, उसी IPL से जिंदगी भर के लिए नाता तोड़ने के उस मूवमेंट का एहसास किया। अब ललित मोदी के लिए इंडिया में रहना सेफ नहीं था, क्योंकि एक तो पहले ही IPL में बैटिंग वगैरह ना होने देने की वजह से दाऊद इब्राहिम की धमकियां ललित मोदी को मिली हुई थी। ऊपर से IPL और BCCI से सस्पेंड किए जाने की वजह से उनकी सिक्योरिटीज भी हटा दी गईं। फॉलोइंग दिस, अपने आप को सिक्योर करने के लिए ललित मोदी ने देश छोड़ दिया और लंदन भाग गए। भाग गए शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज 2025 में भी इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से ललित मोदी को एक भगोड़ा माना जाता है। याद है मैंने आपको बताया था कि 2009 वाला IPL ललित मोदी को साउथ अफ्रीका में करवाना पड़ा था। अब चूंकि BCCI टेक्निकली एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही है, तो उन्हें साउथ अफ्रीका में मैचेस करवाने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए थी। लेकिन साउथ अफ्रीका में जो IPL का सीजन 2 करवाया गया था, उसमें जो हजारों करोड़ रुपए इन्वॉल्व थे, उस पैसे के ट्रांसफर करने के लिए तो RBI की परमिशन चाहिए थी ना। तो BCCI ने उस टाइम वो परमिशन नहीं ली, जिसका ब्लेम ललित मोदी पर आया और फीमा एक्ट के अंडर उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे। ललित मोदी पे सबसे बड़ा इल्जाम ये भी था कि उन्होंने पैसे का हिसाब किताब सही से नहीं रखा, जैसे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और टीम ऑक्शंस में कुछ अपने फायदे के लिए छुपा के डील्स किए। ललित मोदी के अगेंस्ट ये भी चार्जेस हैं कि उन्होंने कुछ कंपनी, अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए और खुद भी उस पूरे प्रोसेस में पैसा बनाया बिना प्रॉपर अप्रूवल के। ये पर्टिकुलर वीडियो आपको
ये बताने के लिए नहीं है कि ललित मोदी कोई बहुत गलत इंसान है या फिर कोई बहुत महान इंसान है। जिन आईपीएल मैचेस को हम ऐसे टीवी और मोबाइल से चिपक के देखते हैं ना, उन आईपीएल मैचेस की शुरुआत कैसे हुई, उसकी इंटरेस्टिंग बट डिस्टर्बिंग हिस्ट्री बताने के लिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। आपके भी अगर ऐसे कई सपने हो तो ध्यान रखो, एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट स्कोर आपके सपने पूरे करने में आपकी मदद कर सकता है। इसलिए पैसा बाजार पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते रहो, क्योंकि यहाँ आपका हर सपना सच होगा। खैर, इस वीडियो में मैंने 3D एनिमेशन की मदद से पार्लियामेंट अटैक की पूरी प्लानिंग एक्सप्लेन की है। क्लिक करो और जरूर देखो।